आज हम क्लास 10th का भूमंडलीकृत विश्व का बनना है जो कि हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। और इस भाग में हम पढ़ेंगे कि 19वीं सदी में दुनिया में कौन कौन से बदलाव आए, वे क्या कारण थे जिनकी वजह से ये बदलाव आ रहे थे, विश्व को जोड़ने वाले प्रवाह कौन कौन से थे और इन प्रवाहों का लोगों पर कैसे प्रभाव पड़ा, कॉर्न लॉ क्या थे, क्यों ब्रिटिश सरकार को मजबूरी में कॉर्न लॉ हटाने पड़े थे, साथ में भारत में 19वीं सदी में आए हुए बदलावों का क्या प्रभाव पड़ा और तकनीक की क्या भूमिका रही। तो देखते हैं चैप्टर में क्या है। 19वीं सदी की बात करें तो यहाँ पर जो दुनिया थी वो तेज़ी से बदलने लगी थी। अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें हर जगह देखने को मिल रहा था, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो या फिर राजनीतिक स्तर पर। राजनीतिक स्तर का मतलब है कि जो लोग थे अब लोकतंत्र की बात करने लगे थे। सांस्कृतिक हो या फिर तकनीकी हो या फिर आर्थिक हो, तरह तरह के बदलाव हमने 19वीं सदी में महसूस किए थे। सांस्कृतिक बदलाव की अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या हो रहा था कि वैश्वीकरण की वजह से लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उनमें आसानी से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो रहे थे। लोगों का खान पान बदल रहा था, वे नई नई चीज़ें भी सीख रहे थे। तकनीक की बात करें तो उस वक्त औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, मशीनें आ गई थी, तो काफ़ी कुछ देखने को दुनिया में उस वक्त हमें मिल रहा था। 19वीं सदी की अगर बात करें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा था। विश्व भर में अलग अलग तरह के बदलाव आ रहे थे। तो इस वक्त जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जब अध्ययन किया तो उन्होंने महसूस किया कि मुख्य रूप से कुछ प्रवाह हो रहे हैं। प्रवाह या गति का मतलब यहाँ पर होता है कि कुछ चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उसमें उन्होंने महसूस किया कि मुख्य रूप से व्यापार का प्रवाह हो रहा है, पूंजी का प्रवाह हो रहा है और श्रम का प्रवाह हो रहा है। व्यापार के प्रवाह से मतलब है कि जब 19वीं सदी में तकनीक आ रही थी तो जो परिवहन था बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बेहतर हो रहा था। तो जब परिवहन के अच्छे होने से हुआ क्या कि व्यापार जो हो रहा था उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको गति मिलने लगी और इस वजह से जो देश थे उनके मध्य संबंधों में भी गति या फिर तेज़ी आने लगी। जो मुख्य रूप से वस्तुएं जो इधर से उधर जाती थी, आदान प्रदान जिन चीज़ों का होता था उसमें कपड़ा, गेहूँ, मक्का आदि चीज़ें होती थी। और जो व्यापार हो रहा था उससे क्या हो रहा था कि जो देश थे उनके मध्य भी जो संबंध थे, आर्थिक संबंध, वो और अच्छे होने लगे थे। जो विश्व था वो वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा था और सभी देशों की जो आर्थिक स्थितियां थी वो भी आपस में जुड़ रही थी क्योंकि इस वक्त बहुत अधिक संख्या में व्यापार हो रहा था। श्रम के प्रवाह से मतलब है कि जो लोग थे वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। आपको याद भी होगा, हमने पिछले भाग में भी पढ़ा था कि जो लोग हैं वो काम के लिए या फिर किसी बीमारी से बचने के लिए या फिर उत्पीड़न से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वो क्या रहा था कि जो लोग थे वो यूरोप को छोड़कर अमेरिका जाने लगे थे क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छा काम मिल रहा था, अच्छी जीवन शैली मिल रही थी और इस वजह से जो लोग थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए या फिर और किसी अन्य जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह इस वक्त जा रहे थे। इसी तरह से पूंजी का प्रवाह इसमें है कि जो लोग थे वो थोड़े या लंबे समय के लिए निवेश करते थे दूसरी जगह पर। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो वहाँ पर वो किसी प्रकार का निवेश करते थे, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। और इसी तरह से जो देश थे वो भी दूसरे देशों में निवेश करते थे। 19वीं सदी में सामान्यतः जितने भी देश थे वो चाहते थे भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होना या और उसके लिए वो प्रयासरत भी थे। लेकिन ये बात जो थी वो ब्रिटेन के लिए लागू नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जनसंख्या थी 18वीं सदी के जो आखिरी दशक थे उसमें ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी।
वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का प्रवाह था वो दूसरे प्रवाहों से बहुत अधिक था। 18वीं सदी के जो आखिरी दशक थे उसमें वहाँ ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ने का कारण ये था कि उस वक्त औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका था और लोग गाँवों से शहरों की ओर जाने लगे थे। इस वजह से शहरों का विस्तार हो रहा था, अनाज की मांग बढ़ रही थी और वहाँ पर अनाज की मांग बढ़ने के कारण अनाज की कीमत भी बढ़ने लगी थी। ब्रिटेन में उस वक्त क्या हो रहा था कि जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आसपास के जो गांव के इलाके थे वहाँ से लोग शहरों की ओर इस उम्मीद में आ रहे थे कि उद्योग जो वहाँ पे स्थापित हुए हैं उन्हें उनमें नौकरी मिल जाएगी और उनका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जब वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही थी तो वहाँ अनाज की मांग भी बढ़ने लगी और उस वक्त जो अनाज बाहर के देशों से आयात किया जाता था ब्रिटेन में वो बहुत अधिक सस्ता होता था बजाय उस अनाज के जो वहाँ पर ब्रिटेन में उगाया जा रहा था। तो इससे जो बड़े भूस्वामी थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि जो भी अनाज बाहर से आयात किया जा रहा है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। यहाँ पर कॉर्न का मतलब मक्के से नहीं है, यहाँ पर हर तरह के अनाज से है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, जई, इस तरह का जो भी अनाज था वहाँ पर उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अब इस वजह से वहाँ क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी तो खाद्य पदार्थों की जो कीमतें थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और इस वजह से ये जो कॉर्न लॉ था इस वजह से जो ब्रिटेन के आम लोग थे उन्हें बहुत ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस खाद्य सामग्री का उत्पादन ब्रिटेन में हो रहा था तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी और इतने महंगे अनाज को खरीदने के लिए आम नागरिक नहीं खरीद सकता था और इस वजह से ब्रिटेन में आक्रोश फैलने लगा और मजबूरी में सरकार को ये जो कॉर्न लॉ था वो वापस लेना पड़ा। कॉर्न लॉ के समाप्त होने से जो गरीब जनता थी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो खाद्य सामग्री अब आयात की जाती थी तो वो बहुत सस्ती होती थी और गरीब जनता उसे आसानी से खरीद लेती थी। लेकिन जो ब्रिटेन के किसान थे जो खाद्य उत्पादन कर रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वो जो सस्ता आया हुआ जो अनाज था उसकी कीमत से मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो रहा था उसमें। और इस वजह से जो किसान थे उन्होंने अनाज उगाना ही बंद कर दिया और वो बेरोज़गार हो गए। वे अब क्या करने लगे कि बड़ी संख्या में शहरों की ओर या दूसरे देशों की ओर जाने लगे, क्योंकि उस वक्त उद्योग भी स्थापित होने लगे थे तो वे लोग उद्योगों में काम करने लगे। उस वक्त जो खाद्य पदार्थ की कीमतें थी उनमें गिरावट आ गई थी, क्योंकि जो आयात किए जा रहा था अनाज वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता था। तो इस वजह से जो लोग थे, जो जनता थी, उनका उपभोग स्तर भी बढ़ने लगा था। और 19वीं सदी में जो ब्रिटेन था उसमें औद्योगिक प्रगति भी बहुत अधिक हो रही थी। लोग उद्योग में काम करने लगे थे, उनकी आय बढ़ने लगी थी तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी और खाद्य सामग्री की जो मांग थी वो भी बढ़ने लगी। अब क्या था कि जो ब्रिटेन की अनाज की जो मांग थी उसे पूरा करने के लिए पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े भूभागों में खेती की जाने लगी। अब क्या हुआ कि केवल खेती करना ही काफ़ी नहीं था कि आपने भूभाग साफ कर दिया और खेती करना शुरू कर दिया, बल्कि अब इन इलाकों को जो बंदरगाह थे और रेलवे थे उससे जोड़ना भी ज़रूरी था, जिससे कि आसानी से लोगों तक अनाज पहुंचा जा सके और ज़्यादा जल्दी पहुंच सके। और यह भी ज़रूरी था कि जो ज़मीन साफ़ की गई है उस पर अधिक से अधिक संख्या में लोग खेती करें, तभी तो वहाँ पर अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सकता है और जल्दी तेज़ी गति से उगाया जा सकता है। और अब खेती कौन करेंगे? वे लोग उन खेतों में खेती करते थे जो दूसरे देशों से आकर वहाँ पर बस रहे थे। तो इन लोगों के लिए अब घर और बस्तियाँ बसाना भी ज़रूरी था और इन सब कामों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती थी। उस वक्त जो लंदन था वो एक वित्तीय केंद्र था और वो इस तरह का निवेश कर रहा था। और जो आपको हैरानी होगी कि इस वक्त यूरोप के करीब जो 5 करोड़ लोग थे वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे, और साथ में अगर हम दुनिया की बात करें तो लगभग 15 करोड़ लोग अच्छे भविष्य की तलाश में दूसरे देश
जाकर काम करने लगे और इस तरह से आपने देखा कि ये श्रम का प्रवाह हो रहा था। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो श्रम, पूंजी और वस्तुओं का प्रवाह होने से जो अर्थव्यवस्था थी, विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें कैसे बदलाव आ रहा था। लोगों के जो खेत थे वो अब जो लोग थे वो अपने स्वयं के खेतों में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो औद्योगिक मजदूर बनकर काम कर रहे थे, जिन्हें दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर कैरिबियाई देशों से लाकर काम करवाया जाता था और बहुत ही कम कीमतों पर वो लोग काम करते थे। मतलब उनकी मजदूरी बहुत ही कम होती थी। ठीक है। और जो खाद्य फसल जो थी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अब रेलवे और जहाज़ों का इस्तेमाल भी होने लगा था। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बदलाव हमें देखने को मिले थे 19वीं सदी में। उस वक्त जो भारत था वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो भारतीय जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने पंजाब में नहरों का जाल बिछा दिया था ताकि वे अपने देश के लिए गेहूं का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। इसके लिए अन्य स्थानों के जो लोग थे उनको वहाँ पर, पंजाब के जो अन्य स्थानों के लोग थे उनको वहाँ पर लाकर बसाया जाने लगा, पंजाब में बसाया जाने लगा और एक कैनाल कॉलोनी का निर्माण किया गया। इसी तरह से कपास और रबड़ का उत्पादन भी बढ़ाया गया क्योंकि उन्हें अपने देश में लगाए गए जो उद्योग थे उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, जो भारत जैसे उपनिवेश थे वो आसानी से पूरी कर सकते थे। अब देखते हैं कि 19वीं सदी में तकनीक की क्या भूमिका रही। यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो तकनीक के विकसित होने से जो देश की जो आर्थिक स्थितियाँ थी वो भी बदलने लगी थी। इस वक्त जो मुख्य तकनीकी खोजें रही थी वे थी रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ। अब जब रेल लाइनों का विस्तार हो रहा था तो जो लोग थे या जो अनाज था तो वो बहुत आसानी से और बहुत तेज़ गति में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। इसी तरह से भाप के जहाज भी यही काम करते थे और टेलीग्राफ से जो संचार व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हुई। उस वक्त उपनिवेश काल में जो यातायात और जो परिवहन के साधन थे उनमें बहुत ज़्यादा सुधार किए गए। जो तेज़ चलने वाली जो रेलगाड़ियाँ थी और बड़े बंदरगाह थे वे बनने लगे थे। उत्पादों को तेज़ी और आसानी से बाज़ारों तक पहुंचाया जाने लगा और इससे क्या होता था कि लागत भी बहुत कम आती थी। अब तकनीक ने जो वैश्वीकरण था उसे बहुत आसान बना दिया था। इन पिक्चर्स को आप देखकर पहचान सकते हैं कि मुख्य रूप से 19वीं सदी में कौन कौन से बदलाव देखे गए थे जिन्होंने आर्थिक व्यवस्था को, जो देश की, जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था थी उसको मजबूत बनाया था। जिसमें मुख्य रूप से है रेल, दूसरा है भाप का जहाज और तीसरा है टेलीग्राफ। 19वीं सदी में तकनीक की भूमिका को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये उदाहरण है मांस का। मांस जो है वो आज के यूरोप में एक प्रमुख खाद्य सामग्री है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब मांस केवल विलासिता का प्रतीक था कि जो लोग अमीर हैं वही मांस को खरीद सकते हैं और वही खा सकते थे। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि पहले जो अमेरिका था वो यूरोप को मांस का निर्यात नहीं करता था। उस समय केवल जो जिंदा जानवर थे वो जहाज़ों के माध्यम से यूरोप भेजे जाते थे और जिन्हें बाद में यूरोप में ही काटा जाता था। अब होता क्या था कि यात्रा के दौरान बहुत से जानवर बीमार पड़ जाते थे, उनका वजन बहुत ज़्यादा गिर जाता था और वे खाने लायक नहीं रह पाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जो जानवर थे वो जहाज़ में ही मर जाते थे। तो इस वजह से जो जानवर यूरोप पहुंचते थे उनका जो मांस था वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था और जो यूरोप के गरीब थे वो उस मांस को खरीद ही नहीं सकते थे। अब लेकिन हुआ क्या कि जब पानी के जहाज़ में जो रेफ्रिजरेशन था उसकी तकनीक जब लगाई गई, मतलब रेफ्रिजरेटर आपको पता है, फ्रिज जिसे हम बोलते हैं, तो जब वो आ गया, जहाज़ों में लगाया गया, तो इससे क्या हुआ, जो खाद्य सामग्री थी वो बहुत लंबे समय तक आसानी से बिना खराब हुए रखी जा सकती थी। तो अब या जो जानवर थे उनको यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जो थे वो जानवरों को ज़िंदा भेजने के बजाय अब मांस को भेजते थे यूरोप।
और इस वजह से उनकी जो समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा था वो भी कम हो गया और इससे यूरोप में जो मांस के दाम थे वो भी गिर गए। जो पहले गरीब लोग जो खरीद नहीं सकते थे मांस, वो अब आसानी से मांस खरीद सकते थे, उन्हें अच्छी खुराक मिलने लगी। पहले वो लोग सिर्फ आलू और ब्रेड खाते थे, अब वो अपने भोजन में मांसाहार को भी शामिल करने लगे, जिससे कि उनका जो जीवन स्तर है वो भी सुधर गया।